Students, very good morning to all of you. Students, आज मैं कक्षा 11 के बच्चों के लिए एक नए टॉपिक लेकर के आया हूँ. वो टॉपिक है भौतिक नियमों की प्रकृति, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ. भौतिक नियमों की प्रकृति. आप जानते हैं कि भौतिक विज्ञान में हम विश्व की अति सूक्ष्म आकार की वस्तुओं से लेकर के अति विशाल आकार की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं. जैसा कि मैंने भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं आपको बताई थी. एक बताई थी चित्त सम्मत भौतिकी, दूसरा मैंने बताया आपको आधुनिक भौतिकी. चित्त सम्मत भौतिकी में हम स्थूल परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं. मतलब विश्व के जो बड़े आकार की, जो विशाल आकार की जो वस्तुएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं. जैसे ग्रह हो गए, आपके आकाश गंगा हो गई, ठीक है, और इस तरीके से जो है तारे हो गए, ग्रह जिनको बोल रहे हैं, ठीक है, उनका अध्ययन करते हैं. और माइक्रोफिजिक्स के अंदर हम विश्व की सूक्ष्म आकार की वस्तुओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं. वो सूक्ष्म आकार की जैसे परमाणु हो गया, नाभिक हो गया, ठीक है. अब इनके अध्ययन के लिए क्या होते हैं, नियम और उपकरण भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. प्रयोगों तथा परीक्षणों के आधार पर तथ्यों की तथा नियमों की खोज की गई ताकि जो दीर्घ तथा लघु आकार के जो कण हैं वो उनका पालन कर सकें. तो बच्चों, भौतिक नियमों की प्रकृति में कुछ भौतिक जो विभिन्न भौतिक प्रक्रम हैं वो विभिन्न बलों पर क्या होते हैं, निर्भर करते हैं, या विभिन्न बलों पर क्या होते हैं के द्वारा नियंत्रित होते हैं. जो विभिन्न भौतिक प्रक्रम हैं वो विभिन्न बलों के द्वारा क्या होते हैं, नियंत्रित होते हैं. इनमें से कुछ प्रक्रम ऐसे होते हैं जो समय के साथ, वे भौतिक प्रक्रम जो समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है. और कुछ ऐसे होते हैं जो समय के साथ क्या होते हैं, नियत रहते हैं. जो समय के साथ नियत रहते हैं उनको कैसे कहते हैं, संरक्षित. ऐसे नियमों को कहा गया है, ऐसे प्रक्रमों को कहा गया है संरक्षित, जो समय के साथ क्या होते हैं, नियत होते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है समय के साथ, ठीक है. जो नियत रहता है उसको कहेंगे कंजर्वेशन, ठीक है. तो जो ये जो भौतिक नियमों की जो प्रकृति है उसमें जो है मैं शुरू करने जा रहा हूं, वो है आपका पहला है ऊर्जा संरक्षण का नियम. बच्चों, आप जानते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम. कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी. इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम. आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा हुआ है, आगे वाली कक्षा में भी आपने ये पढ़ा हुआ है कि ऊर्जा संरक्षण मतलब ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु पर जो कार्य करने वाला जो बल होता है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल जब क्या होता है, संरक्षित होता है, अर्थात उसकी यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित होती है. मतलब ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है. ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है. यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम. ऊर्जा को द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में. मतलब ऊर्जा के जो विभिन्न स्वरूपों के बारे में मैंने बताया आपको. ऊर्जा का जो विभिन्न स्वरूप है, ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं. तो बच्चों, और यही जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, चाहे स्थिर ऊर्जा है चाहे गतिज ऊर्जा. यांत्रिक ऊर्जा जो होती है स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, ये क्या होती है, संरक्षित होती है. तो माना उदाहरण के लिए यदि मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊं तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन जब हम किसी पिंड को नीचे फेंकते हैं, माना ये पिंड है और पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन इसको फेंक रहे हैं, तो इसमें जो है इसकी पहली तो इस पे क्या है, इसकी स्थिति के कारण स्थिर ऊर्जा होगी, और ये गति कर रही है तो गति के कारण जो एनर्जी होगी गतिज ऊर्जा होगी. ये समय के साथ क्या होते रहते हैं, जब ये नीचे गिर रही है तो समय के साथ इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है.
और परिवर्तन होने के बाद जो इनका गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग होता है वो क्या होता है, नियत होता है। या हम किसी वस्तु को विरामावस्था से क्या करते हैं, फेंकना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, विरामावस्था में फेंकने के बाद वो विरामावस्था में उसको क्या करते हैं, विरामा अवस्था से हम इसको क्या करते हैं, फेंकना स्टार्ट करते हैं, तो गिरने से पूर्व इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है, गिरने से पूर्व जो इसकी गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, परिवर्तित होती है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि सरल लोलक जो है, सरल लोलक की जो स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा है उसका योग भी क्या होता है, नियत रहता है। तो बच्चों दूसरा जो नियम हो गया आपका, दूसरा, ये पहला नियम है। दूसरा है आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, इसको बोलेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज मतलब आवेशों को, मतलब किसी विलगित निकाय, कोई अलग विलगित मतलब आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है उसका जो आवेश होता है वो क्या होता है, नियत होता है। मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, उसको भी क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाता हूँ। एक कांच की छड़ है हमारे पास और एक सिल्क है, और कांच की छड़ और सिल्क को हम क्या करते हैं, कांच निरावेशित है, सिल्क भी निरावेशित है, ठीक है। जब हम इनको क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, आपस में हमने इसको रगड़ा, तो रगड़ने के पश्चात कांच की छड़ धनावेशित और सिल्क क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। कांच की छड़ धनावेशित कैसी होती है कि कांच के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस पे चले जाते हैं, सिल्क पर चले जाते हैं। अर्थात इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी जिसके कारण वो धनावेशित हो जाता है, और उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, किसमें, सिल्क में। तो जो रगड़ने से पूर्व जो था, रगड़ने से पूर्व जो आवेश हो गया, इसमें रगड़ने से पूर्व कांच की छड़ तथा सिल्क में, कांच की छड़ तथा सिल्क में आवेश बराबर 0, 0, ठीक है। रगड़ने से पूर्व और रगड़ने के बाद, कांच की छड़ में धनावेश आवेश और इसमें ऋणावेशित आवेश, सिल्क में क्या हो गया, ऋणावेशित, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए, 0। तो रगड़ने से पूर्व और रगड़ने के बाद जो आवेश हो जाता है वो क्या हो जाता है, नियत रहता है। क्लियर हो गया होगा। तीसरी चीज हमारे पास है, तीसरी चीज मैं बताता हूं आपको। तीसरा जो नियम है वो है, तीसरा है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब संवेग संरक्षण का नियम। जब किसी निकाय पर कार्य करने वाला जो बल होगा वो शून्य होता है, जब किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल क्या होगा, शून्य होगा, तो उसको कहेंगे हम रेखीय, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि उस निकाय का जो रेखीय संवेग क्या है वो संरक्षित है। अर्थात उसके माध्यम से समझिएगा कि जब हम बंदूक से क्या कर रहे हैं, गोली दाग रहे हैं, तो गोली दागने से पूर्व जो संवेग है वो क्या है, नियत है, ठीक है, शून्य है। अब हम जो है जब बंदूक से क्या करें, आपने गोली दागी तो गोली क्या हुई, आगे गई और बंदूक क्या होगी, पीछे हुई, ठीक है। तो जो पहली वाली जो कंडीशन थी कि जब हम गोली दागने से पूर्व बंदूक की जो स्थिति थी वो वहां पे शून्य था,
अब जब गोली दागी तो गोली गई आगे को और बंदूक हुई पीछे को उसी वेग से, तो दोनों की दिशा क्या होगी, समान होगी। दोनों की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, लेकिन वेग क्या है, समान है। तो वहां पर जो है संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। मतलब देखिए संवेग क्या होता है, नियत होता है। आप समझ रहे होंगे। तीसरी चीज है, चौथा जो नियम है, चौथा नियम हमारे पास है, चौथा जो नियम है वो है कोणीय संवेग संरक्षण। कोणीय संवेग संरक्षण कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, मतलब जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब किसी निकाय पर जो कार्य करने वाला बलयुग्म जो बल आघूर्ण होगा, ठीक है, किसी निकाय पर कार्य करने वाला जो बल आघूर्ण होता है वो क्या, कोणीय संवेग, जिसको हम किसे डिनोट करते हैं, एल बराबर, जो एल होता है वो एल क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग जो है नियत रहता है। कोणीय संवेग किसी निकाय पर कार्य करने वाला जो बल युग्म आघूर्ण या बल आघूर्ण होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि वह निकाय क्या है, उस निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित है। ठीक है, तो कोणीय संवेग के लिए जो सूत्र होता है, कोणीय संवेग के लिए जो सूत्र हमारे पास है वो होता है आर, मतलब दो सदिश, आप आगे जाकर के आप पढ़ेंगे आर भी क्या कर रहा है, दिशा को दिखा रहा है, पी भी संवेग दिशा को दिखा रहा है। तो यदि दोनों की दिशाएं जो है दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल हो जाता है, L इज इक्वल टू ये हो जाएगा P इंटू आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो है कोणीय संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है। जब किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण क्या हो, शून्य हो, तो कोणीय संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अगला जो है पांचवा जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, एनर्जी मास, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी मास। ठीक है, तो देखिए द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम की द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। एक वैज्ञानिक थे आइंस्टाइन ने अपना जो समीकरण दिया E इक्वल टू mc स्क्वायर। बोलने का मतलब है कि ऊर्जा को हम किसमें जो है, यदि ऊर्जा लुप्त हो गई तो किसमें परिवर्तन हो गया, द्रव्यमान में परिवर्तित होगी। ठीक है, तो द्रव्यमान में परिवर्तित हो गया। और यहाँ पे C इसको देखेंगे, वायु में प्रकाश की साथ जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो बोलने का मतलब है ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। या द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में, मतलब द्रव्य को आइंस्टाइन ने जो बताया ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में, ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं, द्रव्यमान और ऊर्जा, जो हम भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनको जो है एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ये जो है आपका पांचवा नियम है। तो इस तरीके से भौतिक नियमों की जो प्रकृति है, कि नियमों की जो प्रकृति है, किस तरीके से नियम काम करते हैं, ये हमने पढ़ा। धन्यवाद।